एक मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए ब्रह्मांड के बारे में, जीवन के बारे में, क्या नियम हैं अपने, और ये सब एक साथ कहीं नहीं बताए जाते। इसलिए हमने सोचा कि ये श्रृंखला बहुत उपयोगी रहेगी। जब तक हमको इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मिथ्यात्व में जिएंगे। तो कई सजेशन आए हैं पिछले जो बात की थी हमने पिछले हफ्ते इंट्रोडक्टरी टॉक में। एक तो कि इसको थोड़ा और सरल बनाया जाए। लास्ट टाइम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लगा लोगों को, तो हम इसको सरल बनाने की चेष्टा करेंगे। दूसरा सजेशन था कि हिंदी में अधिक उपयोगी रहेगा, तो हम इसको हिंदी से और इंग्लिश से दोनों को मिला करके प्रयत्न करेंगे। और एक और सजेशन था कि इसको धर्म के साथ जोड़ा जाए तो थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। तो धर्म हमने इसने नहीं लिया क्योंकि धर्म के कई दर्शन हैं। आपको पता है, शत दर्शन बोलते हैं उनको, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका और चारवाक, और ये सब कई प्रकार की धारणा है। तो उसमें अपने को नहीं उलझना था। हमारा ध्येय केवल विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में बात करनी थी, ताकि हम ये समझ सकें कि सत्य क्या है। अब विज्ञान एक तरीका है सत्य को जानने का, और आज के समय में सबसे पावरफुल तरीका है। एक फिलॉसफी है जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है और उस पे फिर कुछ मेंटल लॉजिक से कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है कि सत्य क्या है। और एक है जो ज्ञानी लोगों ने बताया है, जैसे बुद्ध हैं, तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, या जो केवल ज्ञानी वो बताते हैं। तो तीनों में डिफरेंस है। विज्ञान केवल ये बताता है कि हाउ, कैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है, इसके क्या नियम हैं। तो हम नियमों पर ज़्यादा जोर देंगे। वो हमारा मुख्य ध्येय यही है कि हम अंत में 2-3 लेक्चर के बाद में कौन से नियम इस संसार पर लागू होते हैं उस पर बात करेंगे। और फिलोसोफर्स ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि ये सब क्यों है, ऐसा जैसा है वैसा क्यों है, उसका क्या कारण है। और जो केवल ज्ञानी हैं, जो जिन्होंने ये सब बताया, वो न तो हाउ में न वाई में इसमें उलझते हैं। वो एज इट इज, यथावत क्या हो रहा है वो बताते हैं। और अब प्रॉब्लम ये आई कि जो केवल ज्ञानी हुए उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, वो हमारे पास डायरेक्ट आया नहीं, वो हमारे पास ओरली और कंठस्थ करके वो सूचना हमको मिली है। वो इसलिए तीर्थंकरों ने नहीं लिखा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिख सकते थे, इसलिए नहीं लिखा कि सत्य लिखा नहीं जा सकता, और जो लिखा जा सकता है वो सत्य नहीं होता है। ऐसा लाओ त्से ने कहा है। लाओ त्से चीन का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है। तो उसने कहा कि सत्य तो लिखा ही नहीं जा सकता, और जो लिखा जा सकता है वह सत्य नहीं है। ये सब अनुभव की चीज है। तो ये सब हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि हम ये क्लासेस क्यों चला रहे हैं, और इसमें हम क्या बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज एक्चुअली पहला लेक्चर है, और आज हम ब्रह्मांड के बारे में और मैटर, जिसको हम पुद्गल भी कहते हैं, या जो जिससे ये ब्रह्मांड बना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज तो है कि जो हमको दिखाई देता है वह सब कुछ नहीं है। देयर इज मोर देन मीट्स द आई। तो हम कुछ स्लाइड्स बताना चाहेंगे आज, और ये जो
लेक्चर 2 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, कि सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स जो हैं, ये हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी इसकी, कि क्या हम उनको जान सकते हैं। एक्चुअली आइंस्टाइन ने सबसे पहले मोस्ट पजलिंग थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट वी कैन नो इट। तो इसका कारण ये है कि हम चेतन हैं और यूनिवर्स जड़ है, तो हम यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं। इससे उनको बड़ी विचित्र बात लगी कि हम बहुत शुद्र हैं साइज में, अपने स्थान में, फिर हम यूनिवर्स को कैसे जान सकते हैं। तो हमारे अंदर जो जानने की शक्ति है उसके कारण हम जान सकते हैं, और हम चेष्टा करेंगे कि ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना। आज का विषय यही है। तो हम 3-4 जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। एक तो ये सम इज ग्रेटर देन द होल। आप वस्तुतः जो देखते हैं वो सब कुछ नहीं है। एक एंटेंगलमेंट एक अभी कुछ पिछले दशकों में विज्ञान में काफी पॉपुलर हुआ है, कि एक दूसरे से हम गुथे हुए हैं, न केवल जीवन में, न केवल प्राणी, बल्कि जो फिजिकल बॉडीज हैं, जो मैटर है, वो भी एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इसमें स्वतंत्र कुछ नहीं है। इसको बुद्ध धर्म में बड़ा इसका विवेचन किया गया है, और उसको कहा गया है कि नथिंग इज इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट वो जो उन्होंने शून्यवाद की थ्योरी जो नागार्जुन ने डेवलप की, वो थ्योरी इसी पर बेस्ड है कि कोई एसेंस है ही नहीं किसी का, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो फिर कौन वास्तव में है जो इस दुनिया को चला रहा है? तो कोई है नहीं। तो ये शून्यवाद और एंटेंगलमेंट, और जो अपने जैन धर्म में कहते हैं परस्परोपग्रह जीवानाम, कि सब जीव एक दूसरे पर आधारित हैं, निर्भर हैं। तो इसमें हमको जीवानाम के जगह के अलावा, इन एडिशन टू जीवानाम, अजीवानाम भी जोड़ लेना चाहिए। ये मार्क्स का प्रिंसिपल है। अर्न्स्ट मार्क ने एक प्रिंसिपल दिया था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। और एक हमने बात की थी कि यूनिवर्स ट्राइज टू अपोज एनी एक्शन। आप कुछ भी करेंगे तो ब्रह्मांड उसको अपोज करेगा। ब्रह्मांड इज हैप्पी विदाउट अवर इंटरफेरेंस। हम जो भी करते हैं वो एक तरह से इंटरफेरेंस है। और एक बात हमने और बताई थी कि एक गाया का कंसेप्ट है। गाया मतलब ये पूरा ब्रह्मांड या पूरी पृथ्वी एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित ऑर्गन है। जैसे अपने शरीर में कुछ मटेरियल बॉडीज हैं और कुछ हमारे जीव के अवयव हैं, ऐसे ही हम पृथ्वी को समझ सकते हैं। उसका जो बायोस्फीयर है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि, ये उसका जीवित पार्ट है। और पहाड़, नदियाँ, पत्थर वगैरह जो है, ये सब निर्जीव पदार्थ हैं, और दोनों मिलकर ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, हम इस पर अगले 2-3 लेक्चर के बाद में बात करेंगे, कि पृथ्वी हमको वो वस्तु देती है समय समय पर जो हमको आवश्यक होती है, जिसकी वजह से हम डेवलप हो सकते हैं। और ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ नए लोग भी आए हैं आज। और हमारा स्थान क्या है ब्रह्मांड में? क्या ब्रह्मांड एक है या कई ब्रह्मांड है? तो हमारा तो बहुत क्षुद्र स्थान है, वो हम आज चर्चा करेंगे। और इस ब्रह्मांड को में हर चीज एक दूसरे के रिलेशन में गति करती है। इसीलिए हमने हिंदी में इसको जो नाम जगत दिया है, जो गति करता है। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य
निहारिका में घूम रहा है, निहारिकाएं सब आपस में मिलके एक क्लस्टर बना रही हैं, वो घूम रही है, एक निहारिका दूसरे से अलग हो रही है। इस प्रकार सब प्रत्येक वस्तु की इसमें गति है। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड उसकी गति है। और इक्वेटर पे जो रोटेशन हो रहा है उसके इक्वेटर पे गति करीब 1700 किलोमीटर पर आवर है। पर ये हम जान नहीं सकते यहाँ बैठे बैठे, हमको पृथ्वी के बाहर जाना पड़ता है ये जानने के लिए। तो इसके दो सबक हमको मिलते हैं। एक तो कि हम अपने इंद्रियों से जो जानते हैं वह काफ़ी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत है। और दूसरा ये कि हम कोई चीज़ जानना चाहें तो हमको उस सिस्टम से बाहर जाना पड़ता है, सिस्टम के अंदर रहकर हम नहीं जान सकते। तो आज ये सब इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आज का ये विषय लूँगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। तो हमने बताया था पिछली दफ़ा के दो प्रकार से हम जान सकते हैं कि पृथ्वी क्या है। एक तो जो एटॉमिक थ्योरी है, सबसे पहले एक हमारे यहाँ महर्षि हुए करीब 2500 या 2800 वर्ष पहले, कश्यप नाम था उनका। तो उन्होंने वैशेषिका स्कूल चालू की। तो उन्होंने कहा कि आप एक रॉक लें और उनके टुकड़े करते जाएं तो आखिर में आपको एक पदार्थ मिलेगा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसको कण कहते हैं। और ये कण जो है उसकी वजह से उनका नाम कणाद भी पड़ा, उनको महर्षि कणाद भी कहते हैं। तो एक तो आप इसके टुकड़े करते जाएं और अंतिम वहां पहुंच जाएं जहां उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो प्राइमरी चीज है जिससे सब ये ब्रह्मांड बना है। तो विज्ञान भी यही काम करता है, वो टुकड़े करते जा रहा है। और जैसे ये मिनरल हैं या बताए हैं, तो आधे जो पदार्थ हैं दुनिया में वो इससे बड़े हैं और आधे जो हैं वो इससे छोटे हैं। आप मिनरल के टुकड़े करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल के टुकड़े करेंगे तो एटम बनेंगे, एटम के टुकड़े करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन के तो टुकड़े नहीं हो सकते, अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पदार्थ मिलेगा, उसको हम क्वार्क कहते हैं। तो क्वार्क की साइज है 10⁻18 सेंटीमीटर। अब विशेष बात यहाँ ये देखने की है कि एक एटम होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। एटम एक खाली जगह है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है और उसके चारों तरफ ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है, वो सब जगह व्याप्त होता है। तो जैसे हम अपने कोई स्टेडियम लें, हर एक शहर में एक स्टेडियम है और उसके बीच के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर एक आदमी खड़ा है, तो न्यूक्लियस इतना छोटा है और एटम इतना बड़ा है, पर सब खाली जगह है। हम कोई भी चीज़ लें पदार्थ तो उसमें हमको सॉलिड लगती है, कोई टेबल लकड़ी की लें या कोई लोहे की धातु लें, लेकिन वो एक्चुअली बिल्कुल खाली है। तो ये जो है 10⁻18 सेंटीमीटर ये क्वार्क की साइज है। और जो न्यूक्लियस है उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, और जो 10⁻12 सेंटीमीटर, एटम है 10⁻8 सेंटीमीटर। और फिर हम, ये सारा सूक्ष्म जगत है और इसके नियम बिल्कुल अलग हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से गवर्न होता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर हम, ये पृथ्वी है, प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, निहारिका है और यूनिवर्स हैं। तो सितारे कई तरह के होते हैं, ओ बी ए एफ जी और क्यू तक। क्यू सबसे छोटा है और ओ की साइज सबसे बड़ी है। तो इसमें जो सूर्य है अपना,
वो एक जी टाइप स्टार है और G2 टाइप, बहुत क्षुद्र स्टार है, कोई विशेष महत्व नहीं है उसका। और जैसे जैसे ये स्टार्स, ये तारे हैं, इनकी साइज घटती जाती है, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ता जाता है। ओ टाइप स्टार होते हैं जो सुपरनोवा बन जाते हैं, बी टाइप जो हैं वो बड़े बड़े स्टार होते हैं, उनकी लाइफ टाइम कुछ मिलियन ईयर्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राणी ही जन्म लेता है और मरता है, तारे भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। और जब अपन बात कर रहे हैं, इसी समय ब्रह्मांड में हजारों तारे नष्ट हो गए हैं, उनसे नए तारे बन गए हैं। और ये तारे सब मिलके, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके ये गैलेक्सी बनाते हैं। इसकी साइज है 100,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर मतलब एक साल में प्रकाश कितना चलता है, वो एक यूनिट मानी गई है, लाइट ईयर। प्रकाश की गति आपको पता है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये 300 मिलियन सेंटीमीटर चलता है। तो एक साल में कितना चलेगा? और जो गैलेक्सी है उसकी साइज 100,000 लाइट ईयर्स करीब होती है। और ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज है जिससे ब्रह्मांड बना है। तो ये सब चीज क्वार्क से बनी हुई है, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन से। पर क्वार्क और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो विज्ञान ने खोजे हैं, और हम कहते हैं कि 62 पार्टिकल्स हैं। हमने पिछली दफे भी इसकी चर्चा की थी। तो आज मैं बताऊंगा कि ये 62 पार्टिकल्स क्या हैं। इसमें 6 तो क्वार्क हैं। ये क्वार्क की जब खोज हुई थी तो इसको क्या नाम दिया जाए, जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम देते हैं आर्बिट्ररी, उसका कोई कारण नहीं होता है कि उसका क्या नाम रखा जाए। इसी तरह क्वार्क इसका नाम दिया गया, जो प्रोटॉन को तोड़ने से बनते हैं। 3 प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना होता है, एक न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना होता है। तो इनको नाम दिया है डिस्टिंग्विश करने के लिए, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम एंड टॉप। ये 6 तरह के क्वार्क होंगे, और ईच वन ऑफ देम 3 तरह के होते हैं। अप क्वार्क 3 तरह का, डाउन क्वार्क भी 3 तरह का। अब इनको कैसे डिफाइन करें, कैसे कहें कि 3 तरह के हैं? तो उन्होंने तय किया कि इनको नाम देंगे रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये वास्तव में ना तो रेड है, ना ब्लू है, ग्रीन है। ये सब डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये कौन से प्रकार का क्वार्क है, कुछ भी नाम दे दीजिए आप। तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये 3 प्रकार के क्वार्क हुए, और 6 प्रकार के क्वार्क हैं, प्रत्येक 3 प्रकार का है, तो 18 पार्टिकल्स ये हुए। इसी प्रकार 6 लेप्टॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हम जानते हैं जिससे विद्युत चलती है, बहुत प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है। और उसके साथ में एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो ऐसा पार्टिकल है जो इंटरेक्ट बहुत कम करता है या नहीं के बराबर करता है। एक न्यूट्रिनो पूरी पृथ्वी में से निकल जाएगा, आर पार चला जाएगा बिना उससे इंटरेक्ट किए। तो ऐसे भी पार्टिकल हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं और वो इंटरेक्ट नहीं करते, नॉन इंटरेक्टिंग या वीकली इंटरेक्टिंग। तो ये 3 प्रकार के आते हैं। ये सब चीजें 3 प्रकार की हैं। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एक है, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल है, उसको हम मैसोन बोलते हैं, और उसका एक अलग न्यूट्रिनो है। और मैसोन की तरह एक और टाउ मैसोन है, वो उसका अलग न्यूट्रिनो है। तो 6 पार्टिकल ये हुए, तो 24 पार्टिकल हुए, 18 क्वार्क्स और 24 और 6 ये जो हैं लेप्टॉन, तो 48। ये मैं आपको गणित बता रहा हूं कि कैसे ये 62 आते हैं। तो 6 तो लेप्टॉन है और 18 जो है ये क्वार्क्स हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि ये मिलके 24 होते हैं। जरूरी बात ये नोट करने की है कि 24 जो पार्टिकल हैं उनके एंटी पार्टिकल होते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल पार्टिकल नहीं होता, उसका
अपोजिट पार्टिकल भी होता है। तो ये एक नियम है ब्रह्मांड का कि पार्टिकल होगा तो उसका एंटी पार्टिकल ही होगा। तो एक प्रकार से सिमेट्री है ये। और मैं आपको ये भी संक्षेप में बता दूं कि गैलमैन ने, जिन्होंने क्वार्क खोजा था, उन्होंने ये सिमेट्री का प्रिंसिपल यूज किया क्वार्क खोजने में। तो सबसे बड़ा जो हमको लेसन इससे मिलता है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है, और इसकी वजह से 24 पार्टिकल हैं तो 48 इसके टोटल हुए, दोनों मिला के, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। ये नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, बिल्कुल अपोजिट। तो इसी प्रकार न्यूट्रिनो के एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, म्यू मेसोन के सबके एंटी होते हैं। अब ये तो हुए पार्टिकल्स। और एक 4 फोर्स की बात की थी हमने पिछली दफा कि हमारे पास 4 बल हैं। एक तो ग्रेविटेशन है जिससे आप सब परिचित हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक ही हैं, ऐसा मैक्सवेल ने बताया था। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो जैसे सूर्य से जो गर्मी आती है, जो वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं धीमे गति से, इसलिए उसको वीक कहते हैं। सूर्य जैसे 10 बिलियन ईयर्स तक जलेगा, उसके बाद में उसकी फ्यूल खत्म हो जाएगी। बहुत स्लो इसका एनर्जी का कन्वर्शन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और फिर वो कार्बन में बदलती है। ऐसे तारों में हाइड्रोजन से भारी हैवी पदार्थ बनते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन है जो फिशन जैसे होता है यूरेनियम का, जो एटम बॉम्ब जिससे बनता है। और ये 4 फोर्स कैरियर हैं, जो 8 तो ग्लूऑन्स हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के 8 पार्टिकल्स हैं ग्लूऑन्स। ये अपने को दिखाई नहीं देते, पर ये सब क्वार्क्स को मिला के उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। और इसी प्रकार वीक न्यूक्लियर रिएक्शन के ये पार्टिकल्स हैं W+- और Z0, 3 पार्टिकल ये हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फोटॉन्स हैं, जो प्रकाश की रोशनी हमको दिखाई देती है वो फोटोन से बनी हुई है। और तो ये 12 पार्टिकल ये हुए, जो टोटल 60 हो गए, 8 ये और 4 ये, तो 60 हो गए। अब इसके अलावा भी हमको और पार्टिकल चाहिए। जो ग्रेविटी किससे चलेगी, उसके लिए इन्होंने हाइपोथेसिस किया है कि एक ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल होता है, उसकी अभी ग्रेविटेशनल वेव्स में अभी कहते हैं कि उसकी खोज हुई है, पर उसको कंफर्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। और एक जो मास जो आती है, ये जो जब पार्टिकल बनते हैं तो इनमें मास नहीं होती है, उसके लिए एक हिग्स फील्ड की आवश्यकता है, और उसके लिए हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल चाहिए। तो 60+60 ये 2 मिला के 62 पार्टिकल्स है। इससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये हमको 62 पार्टिकल चाहिए। पर हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें तो वहाँ सब बताते हैं कि या तो अणु से या परमाणु से, या जो कण हैं जो महर्षि कणाद ने बताए थे, उनको जोड़ते जाएं आप तो ब्रह्मांड बन जाता है। पर इन दोनों के बीच में गैप है, और इन दोनों को अभी हम जोड़ नहीं पाए हैं। तो इस मॉडल को, जिसमें ये 62 पार्टिकल्स हैं, इनको हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। तो ये SMPP जो है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ये 2 प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है। एक पार्टिकल ये हैं जिनको हम बोसोन कहते हैं। ये सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था कि एक ही जगह में, एक ही प्रदेश में, एक ही स्थान में एक से अधिक पार्टिकल रह सकते हैं, तो उनके नाम के कारण
आफ्टर सत्येंद्रनाथ बोस, दीज आर नोन एज बोसॉन्स। तो आधी दुनिया ये जो फोर्स कैरियर्स हैं सब बोसॉन्स हैं, और ये जो हैं क्वार्क्स, अप डाउन, और ये न्यूट्रिनोज और इलेक्ट्रॉन, ये 3 तरह के न्यूट्रिनोज और 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स और 6 तरह के क्वार्क्स, इनको हम फर्मियंस बोलते हैं। ये फर्मियंस जगह घेरते हैं। ये 2 प्रकार के, एक से फर्मियन एक स्थान में नहीं रह सकते। तो आधी दुनिया जो है वो फर्मियन से बनी है। वो एनरिको फर्मी एक इटालियन साइंटिस्ट हुए थे अमेरिका में जिन्होंने काम किया। तो उन्होंने कहा कि फर्मियंस और जो सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया कि बोसॉन्स, ये दोनों अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं। हमारे जो धर्म में बताए गए हैं परमाणु वगैरह, वो भी बोसॉन्स हैं, क्योंकि वो एक साथ कितने ही बोसॉन एक जगह में रह सकते हैं। लाइट का फोटोन है, वो भी कितने ही फोटॉन्स एक साथ रह सकते हैं। तो ये मैंने संक्षेप में आपको मटेरियल के बारे में बताया। और तो हम 2 प्रकार के पार्टिकल्स की बात करते हैं इस यूनिवर्स में, एक बोसॉन्स हैं और एक फर्मियंस हैं। फर्मियंस की स्पिन हाफ, और ये स्पिन मतलब एक लट्टू की तरह घूमते हैं, ऐसा इमेजिन करिए आप। तो हाफ नंबर दिया गया है और मल्टीपल्स ऑफ हाफ। और बोसॉन्स जो हैं वो उनकी स्पिन 0, 1, 2, ये इंटीग्रल मल्टीपल है। तो टोटल फर्मियंस आर 24। अब सवाल ये है कि फर्मियंस एक साथ नहीं रह सकते, एक तरह के बोसॉन्स रह सकते हैं। ये 2 अलग प्रकार के पार्टिकल्स हैं। तो अगर इनको आप मिला के हम कुछ एनर्जी दें तो ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत गणित इन्वॉल्व है, और हमने कहा था कि हम अधिक गणित के बारे में बात नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स वो अलग अलग है फर्मियंस के साथ और बोसॉन्स के साथ। और अपने जो परमाणु हैं वो बोस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, एक दूसरे को रोकते नहीं है, एक दूसरे को क्या कहते हैं उसको, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक साथ रह सकते हैं। तो इस प्रकार ये मैं ब्रह्मांड के बारे में बता रहा हूं कि इन चीजों से ब्रह्मांड बना है। तो ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि एक गैलेक्सी या निहारिका जिनको कहते हैं, वो एक यूनिट है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, जिसमें सितारे होते हैं, अरबों सितारे होते हैं। तो 2 प्रकार की गैलेक्सीज होती हैं। एक एलिप्टिकल गैलेक्सी, ये सब एक एलिप्स की तरह एलिप्सॉइडल है, और बीच में इसका न्यूक्लियस होता है और आसपास में तारे होते हैं ये सब, और ये चक्कर लगा रही है, बहुत रोटेशन लगा रही है। और एक होती है स्पाइरल गैलेक्सी, ये कुछ स्पाइरल गैलेक्सी मैंने बताई है जो घूम रही है, और इसके स्पाइरल बन जाते हैं। तो 2 प्रकार की गैलेक्सीज हुई, और ये गैलेक्सी मिलके आप देखिए इतनी सारी गैलेक्सीज हैं यहाँ। ये एक पिक्चर है ब्रह्मांड का लिया हुआ, इसमें इसको एक गैलेक्टिक क्लस्टर बना देती हैं गैलेक्सीज मिलके, और ये एक सुपर क्लस्टर, कई सारे क्लस्टर मिलके एक सुपर क्लस्टर बना देते हैं। सो एवरीथिंग इज रोटेटिंग। अब जो मैंने बताया आपको कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब खाली 4% हैं। जो हमको दिखाई देता है वो केवल 4% है, और 95 या 96% जो है वो हमको दिखाई नहीं देता। तो उसका कैसे पता चला? उसका ऐसे पता लगाया गया कि ये जो गैलेक्सी है ये घूम रही है, बहुत तीव्र गति से घूम रही है, रोटेट कर रही है। और साइकिल तो आप में से कईयों ने चलाई होगी। तो जब साइकिल चलाते हैं तो जो कर्व करते हैं अपन, घूमते हैं, तो बाहर की तरफ मुड़ना पड़ता है वरना हम गिर जाएंगे। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो उसको बाहर की तरफ फेंकता है,
कोई चीज घूमती है उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाता है जो बाहर की तरफ उसको खींचता है, और अंदर की तरफ उसकी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ खींचता है। तो हमने सब इसके तारों का अनुमान लगाया, क्या उनकी मास है, कितनी ग्रेविटी है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता लगाया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है। तो ऐसा पता चला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये जो निहारिका है, ये गैलेक्सी, ये एक्चुअली बिखर जानी चाहिए, ये एक साथ रह ही नहीं सकती। तो इसका मतलब लोगों ने ये लगाया, जो वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं उन्होंने ये लगाया कि ग्रेविटी इज नॉट एनफ टू होल्ड इट, तो और मैटर है इसमें जो एडिशनल ग्रेविटी देता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपेंसेट हो जाता है, और वो जो मटेरियल है वो डार्क मैटर है, वो हमको दिखाई नहीं देता। बहुत चेष्टा की लोगों ने उसको देखने की, पर वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको डार्क मैटर कहते हैं। तो 21%, मतलब जो दिखाई देता है उससे 5 गुना ज्यादा मैटर है जो दिखाई नहीं देता है। तो हमको कोई अवधारणा बनानी हो अपने ब्रह्मांड के बारे में या कोई चीज के बारे में, तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कई चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके ये पता लगाया गया कि ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए करीब 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो है डार्क मैटर इसको कहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो विजिबल यूनिवर्स है, हमको जो दिखाई देता है यूनिवर्स, वो तो बहुत कम है। कोई भी जगह से हमारे पास लाइट आएगी तभी हमको दिखाई देगा, और लाइट की गति हमको पता है, गैलीलियो ने लाइट की गति निकाली थी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर हम देखें कि यूनिवर्स जो है वो कितना दिखाई देगा, तो वो यूनिवर्स 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स होगी उसकी साइज, उसका रेडियस। एक स्फीयर लें, उसका रेडियस है 46.5 बिलियन ईयर्स, तो वो ही हमको दिखाई देगा। और इस ब्रह्मांड में टोटल 10⁻53 किलोग्राम वजन है, इसका वॉल्यूम 10⁸80 मीटर क्यूब है, इसकी एज 13.8 बिलियन ईयर्स है, और इसकी डेंसिटी जो है वो 10⁻26 kg पर मीटर क्यूब है। मतलब हर क्यूबिक मीटर में 6 प्रोटॉन या उसके बराबर मैटर है। पूरा ब्रह्मांड खाली है, प्रोटॉन तो बहुत क्षुद्र है, मैंने आपको बताया 10⁻12 सेंटीमीटर्स, या वो न्यूक्लियस की साइज है उससे भी छोटी है ये। तो क्यूबिक मीटर में मतलब ये पूरा ब्रह्मांड खाली है, इसमें बस ये तारे हैं, और ब्रह्मांड का एक टेम्परेचर है वो 2.7 डिग्री नापा गया है। तो ये ब्रह्मांड के पैरामीटर्स हैं, और जो विजिबल यूनिवर्स है वो इनविजिबल यूनिवर्स से बहुत छोटा है। जो हमको दिखाई नहीं देता ब्रह्मांड वो बहुत बड़ा है, जो दिखाई देता है वो बहुत छोटा है। तो ये मैं ब्रह्मांड के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता था। अब सबसे बड़ी बात ब्रह्मांड के बारे में ये है कि ये एक्सपेंड हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पे वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है? तो इसकी 4 एविडेंसेस मैंने यहाँ लिस्ट की है। एक तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही है। अगर हम ये गैलेक्सीज लें, तो ये अगर गैलेक्सी दूर है तो ये बाहर की तरफ भाग रही है ज्यादा, और ये गैलेक्सी अगर पास है तो ये भी भाग रही है, पर इसकी वेलोसिटी कम है। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर चली जा रही है, और इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। जब कोई चीज
दूर जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो एविडेंस इसकी रेड शिफ्ट है, एक एविडेंस इसकी ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स से आती है। अब ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स बहुत आवश्यक है हमारे समझने के लिए कि ब्रह्मांड में हम ऐसा माने कि सब जो तारे हैं उनकी उनकी नंबर जो है पर वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, और उनकी रोशनी जो है वो 1/r² घट रही है। इसका फॉर्मूला है 1/r², जैसे अपने ग्रेविटी का भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी है, रोशनी का भी है, कि ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये रेडियस के स्क्वायर के हिसाब से घटती जाएगी। तो लाइट तो r³ जो वॉल्यूम है स्फीयर का r³ के प्रोपोर्शन है, और इसकी जो डेंसिटी है लाइट जो हम तक पहुंच रही है वो r² के हिसाब से घट रही है। तो हमको ये ऑल्बर ने ये पैराडॉक्स निकाली कि रात को भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस नियम से अगर सारे तारे एक साथ एक से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे ब्रह्मांड में, और उनकी रोशनी हमारे तरफ आते आते r² के हिसाब से घट रही है, तो रात को भी इतना ही प्रकाश या ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए दिन के बजाय, पर ऐसा है नहीं, रात को अंधेरा रहता है। तो इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि वो सब जो लाइट है जो हमको दिखनी चाहिए वो दूसरे लॉन्ग वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाती है, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, इसलिए हमको रात में अंधेरा दिखता है। तो ये ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स जो है ये एक्सप्लेन होती है इस रेड शिफ्ट की वजह से। अब फिर एक चीज और है कि लोगों ने माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड का टेम्परेचर 2.7 डिग्रीज अबव जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो। अपना जो बर्फ जमता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे 273 डिग्रीज हम नीचे जाएंगे तो हमको एब्सोल्यूट जीरो मिलेगा, उसके नीचे कोई टेम्परेचर संभव ही नहीं है। तो उससे केवल 2.7 डिग्रीज पर ये पूरा ब्रह्मांड है। ये खोज रेडियो वेव से की गई, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं। तो पता चला कि ये जो है 2.7 डिग्रीज, ये जॉर्ज गैमो ने पहले इसका कैलकुलेशन किया था कि अभी जो है वो बहुत ठंडा है ब्रह्मांड, लेकिन हम सब गैलेक्सीज को इकट्ठा कर लें और ब्रह्मांड को पीछे ले जाएं, जो गैलेक्सीज दूर भाग रही हैं उनको सबको इकट्ठा कर लें, और तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो वो सब एक साथ में होंगी, और उस वक्त उसका टेम्परेचर होगा 10⁻32 डिग्रीज, बहुत हाई, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई डेंसिटी इन द बिगिनिंग। तो ये तीन जो है इसके मुख्य कारण हैं कि हम बिग बैंग यूनिवर्स की बात करते हैं, कि यूनिवर्स की उत्पत्ति एक बैंग से हुई, एक बहुत जोर का विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में टेम्परेचर 10⁻32 डिग्रीज हो गया, डेंसिटी बहुत इन्फिनिट थी, बहुत ज़्यादा थी, और फिर उस विस्फोट के कारण ये जो सब पदार्थ है वो दूर दूर जा रहे हैं, और अब जो है वो ठंडा हो गया यूनिवर्स, इसकी टेम्परेचर जो है बहुत कम है, अभी 2.7 डिग्रीज केल्विन है, पर शुरू में ये बहुत हाई था। और इसका एक कारण और भी है, ये न्यूक्लियोसिंथेसिस, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, कि ऐसी मानता है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, रेडिएशन बना, उस विस्फोट से फोटोन बने, फिर वो धीरे धीरे उससे न्यूक्लियॉन्स बने, मतलब क्वार्क बने, प्रोटॉन बने,
इलेक्ट्रॉन बने और उसके बाद में हाइड्रोजन बना। तो जो वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि हाइड्रोजन से पूरा ब्रह्मांड बना है। ये सारे जो एलिमेंट हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह, आयरन, ये सब हाइड्रोजन से बने हैं। इसको हम न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। तो शुरू में तो कुछ भी नहीं था, फिर फोटॉन्स बने, फिर रेडिएशन बना, फिर वो रेडिएशन एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई। वो आइंस्टाइन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, E=mc², मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट होल स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, क्वार्क बन गए, फिर इलेक्ट्रॉन बन गए, फिर ये रेडिएशन खत्म हो गया, फिर एटम बन गए, फिर एटम से रॉक्स बन गए, रॉक से फिर सितारे बन गए, सितारों से फिर गैलेक्सी बन गई, गैलेक्सी तो आज की दुनिया बन गई जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स। तो इस प्रकार ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ये बिग बैंग यूनिवर्स है। तो इसके अगेंस्ट में कई धर्म ग्रंथों में, पर्टिकुलरली अपने ओरिएंटल रिलीजन्स में, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और हिंदुइज्म है, इसमें ये स्टेडी स्टेट यूनिवर्स मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा ही भविष्य में होगा, वैसा ही भूतकाल में था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन विज्ञान के पास में ये 4 एविडेंसेस हैं, 4 सबूत हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो मानता है कि इसकी उत्पत्ति हुई। यूनिवर्स इज नॉट अनक्रिएटेड। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स सदैव ऐसा ही था। और अब कई लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ने का कि स्टेडी स्टेट यूनिवर्स में भी एक साइक्लिक या ऑसिलेटिंग यूनिवर्स हो सकता है, या एक बिग बैंग यूनिवर्स हो सकता है जो बढ़ता है और कम होता है, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जो बिग बैंग के साथ शुरू हुआ और बिग क्रंच के साथ समाप्त होगा। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार की थ्योरीज हैं, एक स्टेडी स्टेट थ्योरी और एक बिग बैंग थ्योरी। पर अभी तक तो सारी एविडेंस बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में है, स्टेडी स्टेट थ्योरी के पक्ष में नहीं है। तो मैं आपको ये कुछ बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा, बिग बैंग यूनिवर्स के बारे में, कि ये करीब 15 कुछ लोग कहते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और इसमें टेम्परेचर 32 डिग्रीज केल्विन था। फिर एक एरा आया, इलेक्ट्रोवीक एरा, फिर पार्टिकल्स बने, फिर न्यूक्लियर सिंथेसिस हुआ जिसमें हाइड्रोजन बनी, हाइड्रोजन से हीलियम बनी, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, फिर उन्हें न्यूक्लियस बने, फिर एटम्स बने, और फिर स्टार्स, गैलेक्सीज, और इस प्रकार बनी। और अभी टेम्परेचर 2.7 डिग्रीज है, और अभी इसको 13.8 बिलियन ईयर्स हुए हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने इधर राइट में लिया है कि यहाँ से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, वो एकदम से फैला, शुरू में एकदम से फैला, एक विस्फोट हुआ, इतना बड़ा हो गया, और यहाँ पर इतना रेडिएशन है कि इसके पहले कुछ क्या हुआ वो हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम वहाँ तक जाएं भी तो खाली रेडिएशन का एक फील्ड दिखाई देता है, पर धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, यहाँ जाते जाते एटम और ये गैलेक्सी बन गए, और ये आज का ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें हम सब, लाइफ भी बनी। तो 2 प्रकार की थ्योरीज हैं, एक क्रिएशन की थ्योरी और एक स्टेडी स्टेट के सदैव ही ये ऐसा ही रहा है। इसके बाद में हम इस पे आएंगे, ये लास्ट टॉपिक मैं लूँगा कि जो पूरा मैटर इसमें क्या है। आपको मैंने बताया कि इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मच लेस देन आउटवर्ड फोर्स, इसलिए हमको डार्क मैटर का इन्वेंशन करना पड़ा। और फिर जो ब्रह्मांड है
उसको ये एक्सपेंड कौन करता है? उसको भी ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है। ग्रेविटी हमेशा हर एक चीज को अंदर की तरफ खींचती है। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि एक आउटवर्ड फोर्स होना चाहिए जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं। तो ये अगर टोटल मैटर है तो 4% तो हमको दिखाई देता है, जिससे हम, आप और ये सितारे और पृथ्वी बने हैं। 23% या 21% कुछ लोग कहते हैं डार्क मैटर है, जो हमको दिखाई नहीं देता पर उसकी ग्रेविटी है। और 73% डार्क एनर्जी की आवश्यकता है, जो कि यूनिवर्स को बाहर की तरफ धकेलती है। ये रिपल्सिव फोर्स है, इसका फोर्स रिपल्सिव है। वो गैलेक्सी के, ये जो यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अंदर की तरफ है, उसको बैलेंस करता है। और ये 4% या उससे भी कम जो हैं वो क्या क्या हैं? स्टार्स हैं 0.5%, और न्यूट्रिनोज हैं, और हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट मतलब सिलिकॉन, आयरन, यूरेनियम तक, ये बहुत ही शुद्ध हैं, 0.03%। तो ये 4% में ये इनका बहुत कम योग है। और इस प्रकार हमने आपको ये प्रयत्न किया बताने का कि यूनिवर्स कैसा है और किन चीज़ों से बना है। और उसमें हमने 3 प्रकार के मैटर बताए। एक ल्यूमिनस मैटर जो हमको दिखाई देता है, एक डार्क मैटर जिसको खाली ग्रेविटी से हम पता करते हैं कि वो है, और वो हम ये गैलेक्सीज को साथ रखता है, और एक डार्क एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रह्मांड को एक्सपेंड करने के लिए। तो उसकी आवश्यकता है। और अभी आजकल पिछले कुछ वर्षों में इसके प्रूफ भी मिले हैं, डार्क मैटर के भी प्रूफ मिले हैं और डार्क एनर्जी के भी प्रूफ मिले हैं। तो ये संक्षेप में ब्रह्मांड कैसा है, इसका क्या, इसकी रचना क्या है, किस प्रकार के 3 प्रकार के मैटर हैं, और ये यूनिवर्स कब बना और बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो आज का लेक्चर मैं अभी यहीं समाप्त करूंगा, और आगे हम जीव आदि के बारे में बात करेंगे। तो ये हमको जानना जरूरी है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें हमारा क्या स्थान है। बहुत क्षुद्र स्थान है। गैलेक्सी के आउटर आर्म के पास में एक छोटा सा स्टार है, वो सूर्य है। उसमें एक छोटी सी पृथ्वी है। बड़े बड़े ग्रह भी हैं, जुपिटर, गुरु और ये शनि वगैरह। पर एक छोटे से ग्रह पर टेम्परेचर सही है, पानी है, हवा है, वहाँ पर हम रहते हैं। तो हमारा वैसे अस्तित्व तो बहुत गौण है, पर हम ये जीव कैसे पैदा हुए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और आज हम यूनिवर्स के क्या अवयव हैं और उसका क्या फॉर्म है, उसकी क्या डायनेमिक्स है, इसके बारे में चर्चा की। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अब इसको यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। आज आपने बहुत अच्छे से डिटेल में हमें यूनिवर्स और मैटर के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा अपना प्रयास करूंगी कि ये फिलोसोफर्स को क्यों जानना चाहिए। तो मैं इसके लिए अपना स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है उसका नाम भी रखा है एलिमेंट्री साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जैन दर्शन में तत्वार्थ अधिगम सूत्र, उसका अध्याय 5 है। उसमें क्लासिफिकेशन अजीव का, और उसमें भी खास तौर पे पुद्गल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। पासवर्ड दिया था, ठीक है, मेरी स्क्रीनशॉट है, जेएससी पासवर्ड। तत्वार्थ अधिगम सूत्र की रचना आज से करीब 1800 साल पहले वाचकवर्य उमा स्वाति जी के द्वारा की गई। 10 अध्याय में 343 सूत्रों में उसकी रचना की गई। इस ग्रंथ को जैन दर्शन को मानने वाले सभी ग्रंथों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। इतने छोटे से ग्रंथ में पूरे मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया है।
इस ग्रंथ में धर्म कथानुयोग के अलावा बाकी के सभी यानी कि चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग आदि अनुयोग का उपयोग किया गया है। यह कोर्स ज्यादातर द्रव्यानुयोग के बारे में रहेगा। इसके बारे में जानने से हमें अच्छे से जैना का पालन करके और अरिहंत भगवान की आज्ञा को समझने से दोष से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। भाषा की मर्यादा और एक ही शब्द के अनेक अर्थ की वजह से ग्रंथों को समझने में मुश्किलें आ सकती है। उदाहरण के तौर पे विज्ञान में प्रयोग किए गए जाने वाले परमाणु शब्द और शास्त्रों में बताया गया परमाणु एक दूसरे से बहुत ही अलग है। वैसा ही पृथ्वी शब्द के साथ भी है। यहाँ हम हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पिछले सेशन में भी हमने जाना था, आज भी हमने जाना कि सिर्फ 4% द्रव्य को ही हम जान सकते हैं, जबकि बाकी के सब या तो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी है। जैसे हम सूक्ष्म द्रव्य को नहीं समझ पाते, वैसे ही सूक्ष्म जीव भी हमारी समझ के विषय नहीं बन सकते। आत्मा अरूपी है, हम सब जानते हैं। उसके साथ कार्मिक द्रव्य सूक्ष्म और रूपी द्रव्य है। कार्मिक द्रव्य और आत्मा एक दूसरे से कैसे असर करते हैं, जिसकी वजह से जीव को संसार में घूमना होता है, ये सब जानने का हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि बेसिक क्वेश्चंस, हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है, जीव क्या है, विविध तरह से तरह के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, लोग क्या है, ये सब जानने का हमें बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो ये कोर्स करने से आपको ये सब जानने का बहुत अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों के द्वारा जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। Jain Academy of Scholars and SSRI invites you for your active participation. You can join us for your research projects like what is the death and what happens before and after death, psychological and physiological effects of meditation, डेली वायलेंस काउंटर। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। आप में से किसी को भी हमारे से जुड़ना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है assaparikh@hotmail.com। ये इसको मैं यही ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद। आज किसी के क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। एक पार्श्व का हैंड रेस हुआ है। हाँ पार्श्व, अपना माइक म्यूट करके आप बोल सकते हो। गुड नाइट, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम, मुझे क्वेश्चन है कि क्या ये न्यूट्रिनो और बोसॉन्स का मास नहीं होता है? नहीं, बोसॉन्स का मास नहीं होता है, वो एनर्जी होती है। तो उनका अब मास दो प्रकार के माने गए हैं। एक रेस्ट मास होता है और एक जो उनकी एनर्जी है उसको भी अपन मास के हिसाब से मान सकते हैं। तो न्यूट्रिनोज की तो अभी पता चला है कि उनकी थोड़ी बहुत मास होती है, उसको हम केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नाप सकते हैं। तो उनकी मास नहीं होती, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिनोज की मास होती है पर बहुत कम होती है, नगण्य समझिए आप। पर फोटॉन जो बोसॉन है, ये न्यूट्रिनो तो बोसॉन नहीं है, वो तो फर्मियन है। पर जो बोसॉन होते हैं जैसे फोटॉन है या ग्रेविटॉन है या जो भी हमने ये बात की ग्लूऑन्स की, इनके रेस्ट मास नहीं होती। रेस्ट मास मतलब अगर ये चल फिर नहीं रहे हैं तो इनकी कोई एनर्जी नहीं होगी, उस वक्त इनकी कोई जो मास होगी वो रेस्ट मास बोलते हैं उसको। तो बोसॉन की रेस्ट मास नहीं होती है और न्यूट्रिनो की थोड़ी होती है, प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, 938 MeV होती है। MeV इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और न्यूट्रिनोज की केईवी में नापी गई है। तो इस प्रकार पूरा स्पेक्ट्रम है मास का, 0 से लगा के बहुत हैवी पार्टिकल तक। और हम क्यों लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते अपन वर्ल्ड
एलक्यूबेरी वॉर्ल्ड ड्राइव से 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट चल सकते? पहला तो हम लाइट के उससे ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। उसमें लिमिट दी हुई है कि मैक्स, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा स्पीड से कोई जा नहीं सकता, केवल फिजिकल बॉडीज और इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, ऐसा उसमें माना गया है। पर ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जॉर्ज सुदर्शन ने बताए थे, टैक्योन्स वगैरह, जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा लाइट स्पीड से जा सकते हैं, पर वो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं। तो ये सब टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे क्या क्या लिमिटेशन है। ये हम जब रिलेटिविटी की थ्योरी का लेसन लेंगे तब पढ़ेंगे। पर अभी इसका लिमिट ये है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तीव्र गति से नहीं भेज सकते, और उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि टाइम डिलेशन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कोई वस्तु अगर हम भेजें तो वो छोटी हो जाएगी और वहाँ समय की गति बदल जाएगी। तो ये बातें हम अगले कुछ लेक्चर के बाद में लेंगे। तो उसका इफेक्ट एलक्यूबेरी वॉर्ल्ड ड्राइव। पार्श्व अभी दूसरों को चांस दे सकते हैं बेटा, अगर टाइम बचा तो आपको वापस चांस देंगे। हाँ विशाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर दो क्वेश्चन है मेरे। एक थोड़ा आपने जो बताया ये एंटी पार्टिकल, सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे ज्यादा डिटेल? आई हैव स्टडीड अबाउट एंटी मैटर, पदार्थ का एक विरोधी प्रति पदार्थ जिसको कहते हैं। It has got completely different reverse property that as we understand. थोड़ा इसके बारे में डिटेल थोड़ी जानकारी देंगे, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, how it behaves? ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया कि सिमेट्री प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सिमेट्री प्रिंसिपल को यूज करके गैलमैन ने ये पार्टिकल्स, क्वार्क्स वगैरह की खोज की थी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लें हम, तो उसका निगेटिव चार्ज है, तो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होगा, उसका चार्ज पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर साथ लाएंगे आप तो विस्फोट हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/2 MeV, और 1/2 MeV उसका पॉजिट्रॉन को होगा। जब दोनों मिलेंगे तो पार्टिकल समाप्त हो जाएंगे और गामा रेडिएशन बचेगा खाली 1.02 MeV का। 510 keV 510 keV दोनों के मिलके। तो ये अब एक बड़ी दुविधा है, ये एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है फिजिक्स की, कि अपना जो ब्रह्मांड है वो खाली मैटर से बना है, तो एंटी मैटर कहाँ गया? इसमें हमने बहुत ढूंढा, एंटी मैटर नहीं मिलता है हमको। एंटी मैटर मिलता नहीं है, लेकिन हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। जो सर्न में जो साइक्लोट्रॉन है उसमें बना सकते हैं। जो कॉस्मिक रेज बाहर से आ रही हैं उसमें एंटी मैटर मिला है। उसमें प्रोटॉन भी होता है, एंटी प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी है तो एंटी इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब पॉजिट्रॉन भी हैं। तो जो वस्तु बनती है, जो पार्टिकल अभी ताजा बनते हैं, उसमें दोनों बराबर मात्रा में बनते हैं, मैटर और एंटी मैटर। पर अपना ब्रह्मांड केवल मैटर से बना हुआ है। तो ये एंटी मैटर कहाँ गया, ये एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं कि एक दूसरा यूनिवर्स होगा जो एंटी मैटर से बना है, और वो चूंकि हम दूर जा रहे हैं तो हम उससे कभी मिलेंगे नहीं, वरना वो सब हम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। पर जो भी हम प्रयोग करते हैं, जब भी मैटर बनता है तो उसका काउंटर पार्ट बनता ही है, दोनों का बैलेंस रहता है। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से समझते हैं कि जो स्पिन है वो हाफ स्पिन ऐसे जाएगी तो वो उसका उल्टा घूमेगा, वो उसका चार्ज पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा।
तो ये सब चीजें उल्टी हो जाती है, उसको हम एंटी मैटर या क्या पार्टिकल पदार्थ। प्रति पदार्थ जो आपने कहा वो होता है। तो सर ये आपने बताया कि ये लेबोरेटरी में एंटी मैटर क्रिएट हो सकता है, मतलब ऑलरेडी हो रहा है क्या? हाँ तो इसको सिंथेसाइज करके, मतलब जैसे हम पार्टिकल सिंथेसाइज करके मिनरल बन जाते हैं ना, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े बड़े होते हुए, तो वैसे ये जो एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल को उसका क्या कहते हैं, जैसे न्यूक्लियोसिंथेसिस या ऐसे, मतलब उसको ज्वाइन करके उसको कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं बड़ा कुछ बनाया है? नहीं, हम बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो सब मैटर है, वो कहीं भी जाएगा तो इमीडिएटली वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके। हाँ, उस मतलब उसको वातावरण पूरा टोटल एंटी मैटर का देंगे तब हाँ वो हाँ हाँ जाकर हाँ के हाँ हाँ, वो ओके। बनेगा। पर यहाँ तो ये मैटर ही है। तो सब जो कुछ। पार्टिकल सर्न में बनते हैं, जो एक 27 किलोमीटर की जो एक टनल है, उसमें वो प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहाँ एंटी पार्टिकल बनते हैं। उसका आप मैग्नेटिज्म लगा के उसका आप डायरेक्शन वगैरह नोट कर सकते हैं कि एंटी अच्छा 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 अच्छा। मैटर। पर जैसे ही वो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो समाप्त हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ओके, वो स्टडी स्टेट में नहीं है, मतलब यू कैनॉट होल्ड इट। हाँ, यू कैनॉट होल्ड इट। ओके। और सर राइट। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है, वो थोड़ा सा, मतलब ये हमारे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव पे जा रहा है। अभी ये इतने सारे अपने पार्टिकल का परिचय दिया, विच हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंस। अब हम जब जैन दर्शन की बात करते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टिकल को हम समझते हैं, दैट इज कार्मिक पार्टिकल। तो इसमें और ये दोनों में कहीं कोई संबंध, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ ऐसा कोई कुछ हो पा रहा है? समवेयर इट लीड्स टू टू दैट, कि जो हम कहते हैं हमारे आत्मा के साथ ये कार्मिक पार्टिकल का बॉन्डेज हो रहा है, तो ऐसा कुछ इसमें हमें कुछ कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, या ऐसी हाँ कोई तो हाँ कल्पना हाँ की जा हाँ सकती है कि नहीं? हाँ, हम इस पर काफी काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि हम जो 3 प्रकार के जो पदार्थ विज्ञान ने निकाले हैं, जिनका कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है उन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ दिया है और कई प्रकार के प्रूफ दिए हैं, वैसे ही जैन धर्म भी 3 प्रकार के पार्टिकल की बात करता है। एक द्विस्पर्शीय परमाणु, एक चतुर्स्पर्शीय परमाणु और दूसरे पार्टिकल, और एक अष्टस्पर्शीय जो अपने को ल्यूमिनस मैटर है। अच्छा। तो हमने इसका समन्वय उठाने का प्रयत्न किया है। आप अगर चाहते हैं तो हम एक लेक्चर उस पर रख देंगे, उस पर आर्टिकल भी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आप तो हमसे बहुत जुड़े हुए इंटरेस्टिंग है हैं ये ही। तो सर, ये हाँ इसके ऊपर एक थोड़ा तो विस्तार से थोड़ा एक कर सकते हैं सर आप? वो मैं, आप कहें तो मैं नेक्स्ट टाइम ले सकता हूँ उसमें। पर वो जो ये ट्यूटोरियल जो हम ले रहे हैं, इसमें हम वेल एस्टेब्लिश्ड बातें ही करना चाहते हैं, ओके स्पेकुलेटिव बातें नहीं करना चाहते। तो मैंने जो भी बताया वो तथ्यों के हिसाब से बताया। जब आप ओके। जैन दर्शन में जाएंगे तो वो कहेंगे कि परमाणु का प्रूफ बताइए, आत्मा है या उसका प्रूफ बताइए। तो हम उसमें हम उसकी बात कर सकते हैं, पर आप उसको उस विषय में लें कि भाई ये खाली एक हाइपोथेसिस है, और करेक्ट। विज्ञान में जो भी मैंने आज बताया वो उसका प्रूफ है हर एक चीज का। वो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। पर ऐसे ही ये बहुत अच्छी कोइंसिडेंस है कि जैन धर्म में भी 3 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं और यहाँ विज्ञान भी 3 प्रकार के पदार्थ मानता है। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके भले ये आपके ट्यूटोरियल में आप शायद ना कवर करें, मे बी समटाइम्स इन सम अदर लेक्चर, बट ये जो कोरिलेशन है, कहीं ना कहीं एक भले कल्पना के दृष्टि से भी अगर हम इसको एक समन्वयी का एक ऐसा ये मैंने एक कुछ। लेक्चर दिया था विज्ञान सागर ट्रस्ट में, उसमें कवर किया था मैंने ओके पुद्गल के बारे में, ओके और एक ओके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट किया था। तो ओके, आप वो लिंक ले सकते हैं ठीक है। अपने यूट्यूब से, या मैं भेज सकता हूँ, या शेषा हाँ जी भेज प्लीज सकते प्लीज सर, हैं। प्लीज आप प्लीज उसको अध्ययन करिए, और वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एग्री विद यू। प्लीज सर, वो जरा प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं वो मैटर जो है वो विज्ञान का विषय है,
और मैटर जो है वो भगवती सूत्र में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो ये दोनों विषय हम विज्ञान से इसको समन्वय कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रयत्न किया है। आपसे कभी चर्चा करेंगे। आप पहले वो लेक्चर सुन लें, बाद ठीक है में सर। बात करिए। जी, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। या भावना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र सर। सर यही लाइंस में, विशाल जी की लाइंस में ही मेरा भी क्वेश्चन था। जो 62 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था, क्या हम इसे हमारे परमाणु से कोरिलेट कर सकते हैं? सो सिमिलर, और एंड दैट मीन्स अगर कर सकते हैं, सो दैट मीन्स बहुत परमाणु को भी क्लासिफाई किया जा सकता है। हाँ, तो आप भी, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वो लेक्चर सुनिए। इसका संक्षेप में मैं उत्तर अभी दूंगा कि जैन धर्म में परमाणु से स्टार्ट करके वो वर्गणा बनाते हैं तरह तरह की, और उससे हमको 30 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हमने पोस्टुलेट किए हैं जो परमाणु से बन सकते हैं। 6 प्रकार के परमाणु हैं और 24 प्रकार के चतुष्पर्शीय पार्टिकल्स हैं। पर यहाँ आके वो समाप्त हो जाते हैं और उसमें ग्रेविटी भी वो एक्वायर कर लेते हैं। ऐसा है कि कुछ पार्टिकल में मास होती है, कुछ में मास नहीं होती है। तो यहाँ तक तो सब अच्छा है, पर जो विज्ञान जो दूसरी ओर से आ रहा है कि बड़े कण लेकर को उसको तोड़ रहा है और वो एटम ढूंढ रहा है, फिर प्रोटॉन ढूंढ रहा है, फिर क्वार्क ढूंढ रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आज के दिन में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस गैप को कैसे पूरा करें। एक तरफ से परमाणु से आप पार्टिकल बना रहे हैं, एक तरफ आप रॉक से पार्टिकल बना रहे हैं। ये 62 पार्टिकल तक पहुंचे, वो 30 पार्टिकल्स तक पहुंचे, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ी रेंज है, जो एक गैप है। वो गैप एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, परंतु ये अवश्य एक रिसर्च का एक बड़ा प्रोडक्टिव टॉपिक हो सकता है। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। जो ऑरा की बात करते हैं, जीव के आजू बाजू ऑरा की बात करते हैं, सो ऑरा इज ऑल्सो एन एनर्जी, अ टाइप ऑफ एनर्जी। सो कैन वी रिलेट इट टू एनी ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और समथिंग? हाँ, इस पर आपकी बात सही है, पर ऑरा इज अ बायो एनर्जी। ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। वन इज फिजिकल एनर्जी, जैसे अपने हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, साउंड है, ये फिजिकल एनर्जीज हैं। और जो ऑरा है वो बायो एनर्जी है। एक तेजस शरीर होता है, वो अलग, बिल्कुल एक सेपरेट सीक्वेंस चल रही है। अब कुछ प्रयोग किए गए हैं कि जिसमें लोग क्लेम करते हैं कि ऑरा का फोटोग्राफ लिया जा सकता है, और किरलियन फोटोग्राफी भी बहुत पहले प्रचलित थी, कि हर एक पेड़ पौधे पत्ती जीव में, हर एक आदमी में एक ऑरा है। हम भी अपने जो इष्ट देव को बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा ऑरा बताते हैं, सफ़ेद कलर का। या तो ये एक सटल एनर्जी है, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ हमको नहीं मिला है, बट दिस इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट जिसमें रिसर्च की जा सकती है। और जैसे जैसे इसका कारण एक ये है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जो सेंसेस हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, वो केवल 8 जो ये स्पर्शीय हैं, अष्ट स्पर्शीय मैटर, इसी को देख सकते हैं, इसी को टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो चतुर्स्पर्शीय या परमाणु को मेजर कर सके, देख सके, या उसके प्रॉपर्टीज पता कर सके। तो ये एक थोड़ी दुविधा का सवाल है, बट इट इज ए वेरी गुड पॉइंट ऑफ रिसर्च। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, आप भी वो लेक्चर सुनिए जो यूट्यूब पे Yes. मिलेगा आपको पुद्गल के बारे में। तो उसके बाद में कुछ प्रश्न है तो हम आपसे चर्चा Sure. कर सकते हैं। जी मैम, आप अगर ग्रुप पे लिंक डाल सकें तो। जी। थैंक यू। कीर्ति पड़िया जी।
आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अपना माइक अनम्यूट करोगे? A very enlightening lecture. Thank you, sir. I have only one question. We talked that earlier temperature was quite high and whole universe was contracted. Afterwards, with Big Bang, things are expanding. And today temperature is 2.7 degree Kelvin. And today science says 0 degree Kelvin is the limit. That means, is it the moment it reaches 0 degree slowly, again the contraction will start probably? As you told that contraction, there is a theory, contraction, expansion is happening. सर ऐसा है कि वी कैन टेल many things definitely about the past, but about the future there are many options. What you say is right, that after several billion years will the temperature go to 0 degree, then there will be no kinetic energy left. So what will happen? So there are actually 4 or 5 theories about the universe. Steady state and Big Bang I talked a little. Then there is something called quasi-steady state theory, in which the overall theory is steady state, but it incorporates Big Bang and all that. That also has not succeeded. Then there is a oscillation theory, that the universe contracts and expands. It is crunch, and as you said. Then there is a cyclic theories, cosmological cycles. Penrose talks about that. Narlikar talks about steady state and quasi-steady state theory, and Hoyle also talked about steady state theory. So there are many options, but actually future of the universe is something which we are not able to definitely say, because I can discuss it sometime, but the density of the universe is such at present that it just is a flat universe. You see, it is what is the shape of the universe is the question actually. So maybe sometime we can discuss this in more detail, but any guess is right, but it has to be supported by mathematical and theoretical formulations. Okay, thank you. किसी ने DD1B39AC से ज्वाइन किया है, वो उन्होंने हैंड रेस किया है, वो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और आगे से अगर हो सके तो अपना नाम साथ में लिखा करें। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। So probably he has बाय मिस्टेक किया गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनम्यूट नहीं हो रहे और बता भी नहीं रहे। They can also send me questions on email or put it in our group. ओके, मुझे एक क्वेश्चन है, वर्षा शाह। हाँ वर्षा जी बोलिए। ये जो हम बोलते हैं ना आरा, हाँ आरास जो बोलते हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, इसका जी। कोई कनेक्शन है? हाँ, इसके बारे में हम एक पूरा लेक्चर लेने वाले हैं कि विज्ञान क्या कहता है साइकिल्स के बारे में और जैन धर्म क्या कहता है। वहाँ भी काफ़ी समन्वय है। ये जो 21,000 ईयर का 5th तारा है या 6th तारा है, और विज्ञान के दृष्टि से भी ये सब है। तो हम अपने कोर्स में अर्थ के बारे में जब बात करेंगे तो हम ये साइकिल्स की भी बात करेंगे, पर इसका मैटर के बारे में कोई मैटर से कोई संबंध नहीं है। न जो आज मैंने जो कॉस्मिक थ्योरीज बताई, कॉस्मोलॉजिकल, ये इनसे कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। इसका मेरे ख्याल से क्लाइमेटिक साइकिल से रिलेशन है, अर्थ के क्लाइमेटिक साइकिल से। अच्छा, तो वो अपन
विस्तार से बाद में बात करेंगे। ये जो हम प्रोसीडिंग निकाल रहे हैं इसके सेकंड जो है लोका का इश्यू, उसमें मैंने कवर किया हुआ है ये पॉइंट। ओके, वो सांख्य दर्शन में भी एक है कि पुरुष प्रकृति, तो वहां पे बिग बैंग जैसा ही है कि वो स्प्रेड होता है और फिर वापस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पुरुष प्रकृति, यानी जब भी इम्बैलेंस हाँ, होता है तीन ये जो है ना रजस तमस वगैरह जी सात, तो तभी है ना वो इम्बैलेंस के हिसाब से ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ऐसा भी सांख्य दर्शन बोल रहा है ऐसा। नहीं, उसमें उत्पत्ति और विनाश की बात की गई है। हाँ हाँ, तो ये उत्पत्ति और विनाश की बात ये कर रहे हैं, पर स्टडी स्टेट जो जैन दर्शन है उसमें उत्पत्ति और विनाश की बात नहीं की गई है, उसमें स्टडी स्टेट एज इट इज माना गया है। तो आपकी बात सही है कि कई चीजें मिलेगी, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। पुरुष और प्रकृति सही है, पर विज्ञान ऐसा मानता है कि सब कुछ जो बिग बैंग के पहले क्या था, मतलब ये एक प्रश्न है, तो हाँ, उसके हाँ। पहले प्रकृति ही होगी जैसी भी थी। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो बात सही है, पर प्रकृति तो सदैव रहेगी ही, ऐसा हाँ, सर। मान के चलें तो फिर बिग बैंग भी हो सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, पर कुछ तो चीज सदैव रहनी चाहिए। हाँ, हाँ। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी वर्षा जी। आपने जो एक्सपांशन और उसका बताया सांख्य दर्शन में, तो सांख्य दर्शन में हाँ। एक्चुअली आत्मा का बताया गया है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और उन्होंने आत्मा को डूअर और एंजॉयर की तरह नहीं देखा है। दूसरा एक ये भी है कि वो आत्मा को यानी मटेरियल पार्ट ऑफ द बॉडी गिनते हैं, तो वो जैन दर्शन से थोड़ा सा कहीं कहीं सेम ट्रैक पे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, कहीं कहीं मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, पर साइंस के साथ भी अभी मतलब इसी तरह से उनका जा रहा है। तो ये आपने जो बोला है बताया एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का, वो उनका आत्मा के बारे में है, जहां तक मुझे पता है। वर्ल्ड का भी वो प्रकृति वर्ल्ड है ना, हाँ, प्रकृति जो मतलब है। पुरुष से ही सब उनका उनका बताया गया है, पुरुष और प्रकृति से, जैसे आपने बोला ना, तो पुरुष का हाँ। एक, हाँ, पुरुष को उन्होंने एक परमात्मा की और तरफ से लिया है, और उन्हीं के मतलब फिर आगे सब बताया गया है। फिर भी अपने आगे डिटेल में देखेंगे, और अभी विज्ञान का जो है उसमें तो भंडारी साहब ने जो बताया वो ही ज्यादा हो सकता है सही। हाँ, त्रिलोक जी आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। त्रिलोक जी नहीं, ओके। मोहम्मद सर आप अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और आप आपकी साउंड बराबर नहीं आ रही है। मोहम्मद सर आपका माइक में कुछ दिक्कत है, तो आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है पर काफी आवाज आ रही वाइब। हाँ अभी आ रही है, अब क्लियर है, आप बोल सकते हो। अच्छा, बहुत हाँ observation जो वापिस विवरिंग आपका साउंड है, क्लैरिटी ऑफ साउंड नहीं है सर। या तो आप नेट का इश्यू शायद होगा, या तो माइक का, देख सकते हो आप थोड़ा सा, या एक काम कर सकते हो आप चैट पे भी आपका क्वेश्चन भेज सकते हो, तो सर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ बताइए मोहम्मद सर, ट्राई कीजिए। कि मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि है और एक बार की है, एक बार की है, रिजल्ट्स आते में हो है मेरी। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आता है आपके लेक्चर। थैंक यू। थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन।
मुझे लगता है ज्यादातर आपका आवाज तो नहीं सुन पाए, पर आपने सर को अप्रिशिएट किया है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। ओके, एनीवे टाइम भी काफी हुआ है, तो क्या हम समरी जी भी ने भी अभी तक तो ज्वाइन किया था। समरी जी अभी हो आप? समरी जी शायद निकल गए। ओके, तो अभी इस सेशन को हाँ हाँ समरी जी, आप कुछ कहना चाहोगे? ओके, हम इस सेशन को यहाँ विराम कर सकते हैं सर? हाँ मैम मुझे एक क्वेश्चन है। पार्श्व अपना क्वेश्चन मुझे भेज देना, मैं सर से बात करके आपको बता दूंगी। बहुत टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, तो समाप्त करिए, फिर अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। हाँ और हाँ। कुछ कमेंट्स है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं या मेरे को ईमेल कर सकते हैं। हाँ, आप थैंक यू भंडारी सर, आपने बहुत अच्छे से साइंस के मतलब क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स, कैरियर्स, वो सब तो बताते बताते यूनिवर्स तक बता दिया। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा, लोगों को भी मतलब क्वेश्चंस भी रहे, बहुत बढ़िया रहा। इसकी वीडियो भी हम रखेंगे, तो आगे भी और क्वेश्चंस होंगे तो उसका भी हम जवाब देते रहेंगे। हमारा अगला सेशन 21 फरवरी सोमवार को रहेगा। हम दूसरा एक कोर्स ले रहे हैं जो प्रज्ञाता सूत्र पे है, आगम पे आधारित है। वो हर गुरुवार को इसी टाइम 8 बजे लिया जाएगा। गूगल फॉर्म्स पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हमारे सभी पार्टिसिपेंट को जीनतों का पथ किताब जो भंडारी जी ने खुद लिखी है वह कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी। जो अहमदाबाद के निवासी अपने बताए गए एड्रेस पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, या बारगांव के निवासी सिर्फ पोस्टेज चार्ज देके उसको पा सकते हैं। इसी के साथ हम विश्व के सभी जीवों के मंगल कामना के साथ आज का ये सेशन को विराम देते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो। प्रणाम दैवनेन्द्र। ओके, प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम, थैंक यू। बढ़िया आशीषा बहन, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।